नाजरीन आदाब, आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र, वो भी सिर्फ और सिर्फ सलामी टीवी इंडिया पर। होटल में काम करने वाले गरीब वेटरों पर जुल्म की एक अफसोसनाक वारदात पेश आई। जी हां, शहर हैदराबाद पुराने शहर के इलाके बनलागुड़ा मेन रोड पर चंद्रायन गुट्टे में मौजूद सवेरा होटल में छोटी सी बात को लेकर गरीब वेटरों को कस्टमर्स बेरहमी से पीटा हुआ देखा जा सकता है। इस वाक़ये की सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो चुकी है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। और इसमें देखा जा सकता है कि एक कस्टमर जो उठता है और एक वेटर को मारता है और वेटर नीचे गिर जाता है, और एक कस्टमर वेटर को बुरी तरह मारता है, पीटता है, जिस पर उन वेटरों को बहुत ज़्यादा ज़ख्म आते हैं, जिसकी वजह से वो एक कोने में बैठ जाते हैं। लिहाजा हैदराबाद सिटी पुलिस को चाहिए कि इस वाक़ये की सही तरीके से तहकीक़ात करे। ऐसा भी होता है कि अक्सर और बेशतर कई होटल्स में वेटर्स भी बदतमीज़ी करते हैं, जहालत दिखाते हैं, जिस पर कस्टमर्स बरहम होते हैं। लेकिन चाहे कस्टमर जहालत बरते या फिर वेटर्स, मामला जो भी हो, इस तरह से मारना पीटना बिल्कुल गलत है, क़ानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसकी शिकायत आप पुलिस से करें या होटल के जिस होटल में भी ये बैठे होते हैं उस होटल के मैनेजमेंट को इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। लिहाजा मारपीट से कोई फ़ायदा नहीं है, क़ानून के शिकंजे में फंसना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक बाइक धमाके से फट पड़ी, जगतियाल में वाक़या पेश आया। रियासत तेलंगाना ज़िला के जगतियाल के बालापल्ली गांव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के चंद दिन बाद ही धमाके से फट गई। मुतासिरा शख्स तिरुपति रेड्डी ने बताया कि चंद रोज़ कबल उसने एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी और जब उसने बाइक को चार्जिंग के लिए लगाया तो सिर्फ 5 मिनट में बाइक में ज़ोरदार धमाका हुआ और गाड़ी शोलाब पोश हो गई। इस धमाके में बाइक की डिक्की में रखी गई 1,90,000 रुपये की नगद रकम भी जलकर खाकस्तर हो गई। मुतासिरा शख्स और उसके ख़ानदान वालों पर इस हादसे की वजह से सख्त तारी हो गया। इस वाक़ये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी शोलापोश होने के बाद किस तरह जोर की आग भड़क उठी। బాలపల్లి విలేజ్ జైత్యాల్ మండల్ ఇక్కడ మన టీవీఎస్ ఛార్జింగ్ ఐక్యూబ్ తీసుకున్నాము 1,22,000 పెట్టి తీసుకున్నాము 1 మంత్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ 30% ఛార్జింగ్ ఉన్నది ఛార్జింగ్ ఉన్నాక ఛార్జింగ్ పెట్టినాము ఇట్లా పక్క పండి పెరట్లకు పోదామని వెళ్ళినాము వెళ్ళి వచ్చే వరకు మొత్తం ఫైర్ అయిందని ఏందని చూసే వరకు ఇక్కడ రేపు మక్క పెడదామని ఒక 20 బస్తాలు మక్కలు తీసినాము ప్లస్ అడుగు మందు ట్రాక్టర్ సంబంధించిన మనకు హార్వెస్టర్ ఉంది ఆ టైర్లు కూడా దాని పక్క సైడ్ పెట్టినామన్నారు ఖాళీ స్థలం ఉందని చూడే వరకు మొత్తం ఫైర్ అయింది బండి వేలింది ఇట్లా మొత్తం పేలింది ఫైర్ అంటే ఇట్లా మొత్తం పేలింది పేలి మొత్తం ఇది కాలింది అది అప్పుడు ఇక పక్క పొంటి ఉన్న మా అన్న వచ్చి మేము అక్కడ కొంచెం దూరంలో ఉన్నామంట పెరట్లోనే ఉన్నాం ఇక్కడనే పక్కనే ఇక అన్న వచ్చి ఇట్లా ఏమో అవుతుందని ఆయన ఉరికేస్తారు ఇక పక్క పొంటి ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి నాకు ఫోన్ చేశారు, ఇట్లా మీ ఇంట్లో ఫైర్ అవుతుంది అంటే కాలిపోతుందిరా ఇల్లు అంతా అనే వరకు నేను ఏందిరా అని వచ్చే వరకు మొత్తం ఇట్లా అయింది ఈ సంఘటన జరిగింది. అందులో ఆ బండి డిక్కిలా మనకు నేను అట్లా వడ్లు అంటే గవర్నమెంట్ కాకుండా రైస్ మిల్ లోనికి ఇచ్చినా అన్నట్టు రైస్ మిల్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మన 103 క్వింటాలు అయినాయి మనవి వాళ్ళు 1,90,000 ఒక 1,000 ఇచ్చారు 1,91,000 అవి కూడా డబ్బులు అందులోనే పెట్టినా పాన్ కార్డు డిక్కిల్నే ఉన్నది అవన్నీ కూడా అందులోనే ఉన్నాయి మొత్తం ఫైర్ అయిపోయినాయి ఏం లేదు ఇల్లు దర్వాజా ఇది కానీ మొత్తం కాలిపోయింది. ఇంకా ఈ రోజు ఏంటంటే మా వాళ్ళు పిల్లలు ఎప్పుడైనా ఇంటికానే ఉంటుండే స్కూల్కి వెళ్ళిర్రు మా వాళ్ళు ఊరికి వెళ్ళిర్రు ఇంకా ఉన్నోళ్ళు ఇక్కడ పెరట్లా కలుస్తుర్రు ఈ టైంలో ఎవరు ఉండరు ఇక్కడ ఇక అట్లా మొత్తం ఇన్సిడెంట్ ఇట్లా జరిగింది ఇక
ఫైర్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, మొత్తం ఇట్లా కాలింది. ఇది జరిగింది కథ. बीआरएस के एमएलसी के कविता ने अडानी स्कैंडल पर पीएम मोदी को निशाना बनाया। बीआरएस लीडर व एमएलसी के कविता ने अडानी मामले पर एक अहम ट्वीट करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार कविता ने सियासी तबसरे करते हुए कहा कि कितनी बार भी इल्ज़ामात आए, क्या वो वजीर आजम हमेशा अडानी के ही साथ रहेंगे। कविता ने सवाल किया कि अडानी के लिए एक इंसाफ और दूसरी तरफ ख़वातीन के लिए अलग इंसाफ। उन्होंने वज़ीर आज़म पर तनक़ीद करते हुए कहा कि सबूत के बगैर सिर्फ औरत होने की वजह से गिरफ़्तार करना आसान है, लेकिन अडानी के ख़िलाफ़ सबूत मौजूद होने के बावजूद उन्हें गिरफ़्तार करना मुश्किल क्यों है। कि कविता ने वज़ीर आज़म मोदी से सवाल किया कि कितनी बार भी इल्ज़ामात सामने आए, क्या वो हमेशा अडानी का ही दफा करेंगे। अडानी को एक और बड़ा झटका। केनिया से हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट समेत $700 मिलियन का सौदा किया रद्द। केनिया के सदर विलियम रूतो ने एक अहम ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के साथ किए गए तमाम मुआहदे मनसूख करने की बात की है। इन मुआहदों में पावर ट्रांसमिशन और हवाई अड्डे की तोसी जैसे अहम मंसूबे शामिल थे। केनिया की हुकूमत ने अडानी ग्रुप के साथ $700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन मुआहदा मनसूख कर दिया। इस मुआहदे के तहत केनिया में बिजली की तरसील के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना था, जो अब मुकम्मल तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की $1.8 बिलियन की तजवीज़, जो एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की तोसी के लिए थी, उसको भी मनसूख कर दिया गया। ये तजवीज़ केनिया के हवाई अड्डे की बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए थी, जिसे अब केनिया की हुकूमत ने मनसूख कर दिया। केनिया की तरफ से इन मुआहदों को मनसूख करने की वजह अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए माली फ्रॉड के इल्ज़ामात को माना जाता है। हाल ही में हिडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिसके बाद कई ममालिक में कंपनी के प्रोजेक्ट को लेकर शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। अडानी ग्रुप के साथ मनसूख शुदा मुआहदों के बारे में केनिया की हुकूमत ने वाज़े किया है कि ये फ़ैसले कंपनी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात और मुतालिका मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए किए गए। इस अक़दाम से अडानी ग्रुप के बैनुल अक़वामी प्रोजेक्टों पर असर पड़ने का अमकान है, जो पहले ही तनाज़ात में घिरे हुए हैं। यह सूरत हाल अडानी ग्रुप के लिए एक और धचका है, जिसे पहले ही कई ममालिक में अपने मनसूबों और सरमायाकारी पर तनक़ीद का सामना है। अडानी ग्रुप को हाल ही में अमेरिका में रिश्वत सतानी के संगीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद दुनिया की हुकूमत ने अडानी के साथ किए गए बड़े मुआहदों को मनसूख करने का फ़ैसला किया है। केनिया की हुकूमत ने अडानी ग्रुप के साथ $700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन मुआहदा और $1.8 बिलियन के हवाई अड्डे की तोसी की तजवीज़ को मनसूख कर दिया है। केनिया के सदर विलियम रूतो ने इस फैसले को शिफाफियत और ईमानदारी के उसूलों पर मुबनी करार दिया। सदर रूतो ने वाज़े तौर पर कहा कि उनकी हुकूमत किसी भी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं करेगी जो मुल्क की पॉलिसियों और इक़दार के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे मुआहदे को मंजूर नहीं करेंगे जो हमारे मुल्क के इमेज और मुफादात के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने ये भी कहा कि केनिया की हुकूमत शिफाफियत और ईमानदारी के उसूलों पर पूरी तरह अमल पैरा है और ऐसे मंसूबों की मंजूरी नहीं दी जाएगी जो इनके मेयारात से मुताबिकत नहीं रखते। इस कदम के बाद अब सबकी नज़रें अडानी ग्रुप के रद्द अमल पर लगी हुई है। वो इस फैसले के मुखालिफत करेंगे या कोई इक़दाम करेंगे, ये देखना बाकी है। नेज़ ये देखना भी दिलचस्प होगा कि केनिया की हुकूमत के इस फैसले का मुल्की तरक्याती मंसूबों पर कितना असर पड़ेगा। यह कदम आलमी तिजारत और सरमायाकारी के नुक्ता नज़र से अहम हो सकता है, क्योंकि अब दूसरे ममालिक में भी ऐसे फ़ैसलों और तहक़ीक़ात के बाद कंपनियों के साथ किए गए मुआहदों पर सवालात उठाए जा सकते हैं। अडानी ग्रुप के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात से न सिर्फ केनिया बल्कि दीगर ममालिक भी उनकी साख मुतासिर हुई है। अब सबकी नज़रें इस बात पर है कि अडानी ग्रुप का अगला कदम क्या होगा और केनिया की हुकूमत इस तनाज़े से कैसे निपटेगी। 9 दिसंबर से तेलंगाना असम्बली का सरमाई इजलास शुरू होगा। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास की तारीख को खतियत दी गई है और ये इजलास 9 दिसंबर से शुरू होंगे। इस दौरान असम्बली में ROR क़ानून को मंजूर किए जाने का अमकान है, जिस पर काफ़ी अरसे से बहस जारी है। इजलास में किसानों के मसाइल और ज़ात पात की मरदमशुमारी पर भी तफसीली बहस की तवक्को की जा रही है, जो रियासत के मुस्तक़बिल के लिए अहम फ़ैसले करने में मददगार
साबित हो सकती है। महाराष्ट्र के इंतखाबात के नताइज के बाद तेलंगाना काबीना में तोसी की खबरें भी गर्दिश कर रही है। 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर काबीना में तब्दीली के अमकानात को तक़वीत मिली है। हुकूमत पंचायत इंतखाबात के लिए भी तैयारी कर रही है और इंतखाबात से पहले आसरा पेंशन और किसान भरोसा स्कीम के निफाज के मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं। बंदूक की गोली चल गई, अमेरिका में हैदराबादी नौजवान की मौत हो गई। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक उप्पल का रहने वाला 23 साला आर्यन रेड्डी MS की तालीम हासिल करने अमेरिका गया हुआ था। नौजवान वहां एटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में MS साल दुवम में ज़ेरे तालीम था। 13 नवंबर को उसकी सालगिरह थी। उसने दोस्तों के साथ सालगिरह मनाई और इसके बाद अपने कमरे में सोने चला गया। बाद अज़ां उसके दोस्तों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहां आर्यन की नाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। बंदूक बाजू पड़ी थी और गोली उसके सीने में लगी थी। शुबा किया जाता है कि बंदूक की सफाई के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई, जिसकी वजह से नौजवान की मौत हो गई। महलूक नौजवान के अरकान ख़ानदान ने हुकूमत से नाश को लाने के लिए इंतजामात की ख्वाहिश की है। यूट्यूबर और बिग बॉस शो में शरीक अरमान मलिक का हरिद्वार में हंगामा। यूट्यूबर और बिग बॉस शो के शरीक अरमान मलिक ने हरिद्वार पहुंचकर एक और यूट्यूबर सौरभ के घर हंगामा खड़ा कर दिया। उसके बाद ज्वालापुर पुलिस ने दोनों फरीकों को बुलाकर पूछताछ की और अरमान को सख्त हिदायत दी। दरअसल हरिद्वार के यूट्यूबर सौरभ ने अपने चैनल पर अरमान मलिक पर काबिल एतराज़ तबसरा किया था। इससे नाराज़ अरमान मलिक अपने दोस्तों के साथ ज्वालापुर के खन्ना नगर में सौरभ के घर पहुंचे और वहां हंगामा किया। सौरभ का इल्ज़ाम है कि उसे मारा पीटा गया। यह मामला पुलिस तक पहुँच गया। पुलिस ने दोनों फरीकैन को रेलवे पुलिस चौकी बुलाया और पूछताछ के दौरान अरमान मलिक ने बताया कि सौरभ ने उनके अहले खाना के खिलाफ नाजेबा कलमात कहे। पुलिस ने अरमान मलिक को घर में घुसकर गुंडागर्दी करने पर सख्त वार्निंग दी। ताहम पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई करने के बजाय दोनों फरीकों के दरमियान समझौता करवाकर मामला तय करवा दिया। ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर RK पटवाल ने बताया कि वीडियो में नाशाइस्ता तबसरों पर 2 यूट्यूबर्स के दरमियान लड़ाई हुई। दोनों को सख्त हिदायत के बाद रुखसत किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ आलमी अदालत ने किया वारंट जारी। जी हाँ, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने आज इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और यूआव गिलेंट के वारंट जारी कर दिया है। गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। कई माह की तफ्तीश के बाद बैनुल अक़वामी अदालत ने इंसाफ आज फैसला दिया है कि उसने साबिक़ा सह्यूनी वज़ीर आज़म और वज़ीर दफ़ा के खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के बैनुल अक़वामी वारंट जारी कर दिए हैं। गैर मुल्की खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म पर जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम है। आलमी फ़ौजदारी अदालत ने जंगी जराइम के इर्तिकाब के इल्ज़ाम में साबिक़ा इसराइली वज़ीर दफ़ा यूआव गिलेंट के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किया है। अदालत ने फ़िलिस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अक्सरी विंग अल-अक़साम ब्रिगेड के सरबरा मोहम्मद ज़ैफ़ का भी वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। आलमी फ़ौजदारी अदालत के चीफ़ प्रोसिक्यूटर ने रवां साल मई में इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर के जंगी जराइम के इर्तिकाब के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए दरख्वास्त दी थी। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के खिलाफ वजारत दाखिला की बड़ी कार्रवाई। 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के वाक़यात में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। मुलजिमीन लाखों रुपये ठग लेते हैं और बेशतर मामलों में तो इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती। हुकूमत इस तरह के फ्रॉड को लेकर अक्सर सख्त इक़दामात उठाती रही है। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए वजारत दाखिला की 14C विंग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। 14C साइबर और डिजिटल जराइम की रोकथाम पर काम करने वाली एक तंजीम है जो वजारत दाखिला के तहत काम करती है। वजारत दाखिला की इस टीम ने 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। इन सभी अकाउंट पर मालियाती फ्रॉड कॉल और डिजिटल अरेस्ट कॉल मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक जिन नंबरों को बंद किया गया उनमें से ज़्यादातर
कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से एक्टिव थे। एजेंसियां कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से चल रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से मुतालिक कॉल सेंटर की तहकीकात एक लंबे अरसे से कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन व्हाट्सएप अकाउंट्स को बंद किया गया उनमें 50% से ज़ायद जनवरी 2024 में ही शुरू हुए थे। इन व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल कई तरह के फ्रॉड में किया गया है। इनमें ज़्यादातर डिजिटल अरेस्ट से मुतालिक है, जहां मुतासिरीन को यकीन दिलाया जाता है कि वो कानूनी तफ्तीश के दायरे में है। काबिल ज़िक्र है कि फ्रॉड को अंजाम देने के लिए कई सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जिनका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल था। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद टेक्नोलॉजी की मदद से इन नंबरों को पता लगाकर आज उन्हें बंद कर दिया गया। इन जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स की शिनाख्त के लिए AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के पुलिस दस्तों ने भी इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाने में मरकजी एजेंसियों की मदद की है। इन व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक करने से साइबर फ्रॉड के नेटवर्क को एक और बड़ा झटका लगा है। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दा हुआ फाश। इस तरह करते थे धोखाधड़ी का काम, जानकर हो जाएंगे आप भी हैरान। नोएडा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 117 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इल्ज़ाम है कि यहाँ से गैर मुल्की शहरियों को धोखा दिया गया। कॉल सेंटर के आड़ में ये लोग गैर मुल्की शहरियों से फ़ोन पर रब्ता करते थे और उनसे रकम और क्रिप्टो करेंसी का झांसा देते थे। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 खवातीन और 7 मर्द शामिल है। जिस फ्लैट में यह फर्जी कॉल की जा रही थी, इसका किराया 75,000 रुपये था। ये कॉल सेंटर इस कदर खुफिया तरीके से चल रहा था कि मकान मालिक को भी इसकी खबर ना थी। नोएडा के DCP रामधन सिंह ने बताया कि हाल ही में एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है, जो सेक्टर 117 में एक अपार्टमेंट में किराए पर काम कर रहा था। ये कॉल सेंटर गैर मुल्की शहरियों, बिलखुसूस अमेरिकी शहरियों को धोखा देने के लिए काम कर रहा था। कॉल सेंटर वाले सिस्टम की खराबी का बहाना बनाकर लोगों को कॉल करते थे। इस दौरान जब किसी शख्स को कंप्यूटर या सिस्टम में कोई मसला रिपोर्ट होता तो वह शख्स एतमाद में आ जाता था। उसके बाद वो शख्स धोखेबाजों को रकम देने पर राज़ी हो जाते थे। उन्होंने बताया कि ये जालसाज अक्सर अपने फ्रॉड के लिए क्रिप्टो करेंसी, गिफ्ट वाचर्स या सोने का मुतालबा करते थे। इस तरह वो किसी भी तरीके से लोगों से पैसे बटोरने में कामयाब हो जाते थे। उसके बाद ये रकम हवाले के ज़रिए हिंदुस्तान लाई जाती थी। इस तरह ये पूरा नेटवर्क पूरी दुनिया में अमेरिकी शहरियों को निशाना बना रहा था। रामधन सिंह ने कहा कि ये पूरी सरगर्मी न सिर्फ एक मुनज़्ज़म धोखाधड़ी का हिस्सा थी, बल्कि तकनीकी तरीक़ों से लोगों को इसमें फंसाया जा रहा था और उनको भारी रकम का नुकसान भी पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कॉल सेंटर के नेटवर्क को कब्जे में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, ताकि मज़ीद लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचाया जा सके और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। 113 में और 117 सेक्टर के अंतर्गत ये कॉल सेंटर पकड़ा गया है और इसमें 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 7 लड़के और 4 लड़कियां हैं। इसे भारी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फोन और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब बरामद किए गए हैं। सर क्या करते थे? देखिए, जो इनके कार्य करने का तरीका है, ये एक कॉल डायलर होता है जिसमें ये अमेरिकी नागरिकों को ठगी करते थे। उसमें यह था कि किसी के सिस्टम में यदि कोई कमी आती है तो वो डायल करता है नंबर कॉल सेंटर को, और फिर जो कॉल सेंटर है वो कॉल बेचते हैं। 2 से 2,500 रुपए में एक कॉल बेचते हैं और उस कॉल को लेकर के ये फिर जो कस्टमर होता है उससे कितना पैसा ये ले लेते हैं उस पर निर्भर करता है। और जो पैसा लेते हैं उसका निर्भर करता है कि ये गिफ्ट कार्ड ले लिया, गोल्ड में ले लिया या क्रिप्टो करेंसी में ले लिया, और फिर इसके माध्यम से ये जो पैसा लेते हैं वो फिर हवाला के जरिए यहाँ भेजता है, तब इनको मिलता है। अकाउंट की जानकारी मिली है? अकाउंट इसका नहीं होता चूंकि हवाला के जरिए आता है, लेकिन हम इसका पता कर रहे हैं कि किस सिस्टम से वो क्रिप्टो में या जो वॉलेट के द्वारा जो आता है वो कैसे आता है। अब तक कितनी ठगी कर चुके हैं? यहाँ तो 20-25 दिनों से चल रहा था, लेकिन जो इनका मास्टर माइंड है वो पहले भी देहरादून में पकड़ा जा चुका है, तो पहले से भी चला रहे थे। कितने लोगों से सर ठगी कर चुके होंगे? अभी तो इसका हम पता लगा रहे हैं, क्योंकि जो कालें आई हुई हैं इनके सिस्टम से ही पता चल पाएगा। सारे जो बैकअप है उससे पता चल पाएगा। जिस बिल्डिंग में चल रहा था क्या उसके मालिक को पता था ये कॉल सेंटर इस तरीके? नहीं, वो कॉल सेंटर को नहीं जानता, पर वो किराए पे देता है कि कंप्यूटर काम है। चूंकि ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एरिया है यहाँ सारे इसी तरह के काम होते हैं, तो इतनी स्पेसिफिक जानकारी उनको नहीं होती है। ठीक है।